नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को और वक्त है हमारे खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात। भोपाल में 3 दिवसीय धम्म सम्मेलन का आगाज हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और धर्म को लेकर अपने विचार रखे। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 3 दिवसीय 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। धर्म सम्मेलन में 15 देशों के 350 से ज्यादा विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महर्षि पतंजलि, गुरु नानक, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म की आधारशिला मानवता पर टिकी हुई है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले हमारे देश में धर्म महात्मा के पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। सीएम शिवराज ने कहा कि विद्वानों के चिंतन से जो अमृत निकलेगा उससे विश्व को दिग्दर्शन मिलेगा। पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से जो अमृत निकलेगा वो दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने में सफल होगा। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, साथ ही बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज भी मौजूद रहे। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें सिंचाई परियोजनाओं और सीएम राइज स्कूलों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक की बड़ी बातें आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एमपी में आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई। इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिसमें बिजना हरई माइक्रो सिंचाई सिवनी जिला परियोजना को मंजूरी मिली। इसके अलावा सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी, चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558 करोड़ की स्वीकृति, 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ अशोकनगर जिले में मिलेगा। वहीं सीएम राइज योजना के तहत 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सहमति के साथ कुल 95 स्कूल बनेंगे। कृषि कल्याण विभाग के तहत विश्वविद्यालय की आवश्यकता के लिए 75 करोड़ विकास निधि में अलग मद में राशि मंजूर की जाएगी। 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। सीएम राइज योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण हेतु कैबिनेट ने सहमति दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले किसानों और युवाओं को साधने का कोई भी मौका सरकार छोड़ना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की बेहद अच्छी तस्वीर पेश की गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की हैं, जहां इन दिनों बजट सत्र जारी है। 6 मार्च को राज्य का बजट आएगा। इसके पहले आज विधानसभा में साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए छत्तीसगढ़ और देश के तुलनात्मक आंकड़ों का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी 8% है, जबकि देश की जीडीपी 7%। वृद्धि प्रतिशत में 10.93% छत्तीसगढ़ और भारत सरकार का 13.7% रहा है। हम बहुत सारे क्षेत्र में भारत सरकार से बेहतर प्रदर्शन किए और हमारा जो प्रदर्शन हो बेहतर रहा है। इसी तरह मंत्री भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 10% बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में अब प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपए है। आर्थिक सर्वेक्षण पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम सभी दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में राज्य अन्य राज्यों से बेहतर है। एग्रीकल्चर सेक्टर और छत्तीसगढ़ के आय के बारे में जो आज के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, हमारी स्थिति सभी क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण ने छत्तीसगढ़ की अच्छी तस्वीर पेश की है। देखना होगा कि प्रदेश का बजट प्रदेशवासियों को क्या देता है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने आज फिर से एक बार फिर अपने बयान से हलचल मचा दी है। ओम माथुर ने दोहराया कि आने वाले वक्त में करीब 30 से 40% चेहरे बदले जा सकते हैं, यानी बीजेपी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और इसी क्रम में ओम माथुर सरगुजा पहुंचे, जहां उन्होंने संभाग स्तरीय कोर कमेटी की बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम माथुर ने कहा कि इस बार चुनाव में 30 से 40% चेहरे बदले जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा पिछले 4-5 चुनाव में ऐसा कर चुकी है। माथुर ने कहा कि जब चेहरे बदले नहीं जाएंगे तो नए चेहरे कहां से आएंगे।
चेहरा लाना ही लाना ये मेरा अधिकार नहीं है। पार्टी, हमारी पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है, ये कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड है। इस बयान पर मंत्री शिव डहरिया ने प्रतिक्रिया में कहा कि भाजपा के सभी 14 विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह सब उसमें शामिल होंगे। हम तो पहले ही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हैं, सारे 14 के 14 विधायकों की टिकट कटने वाली है। अभी तो वो 40% टिकट काटने की बात कर रहे हैं। अब जब टिकट का वितरण होगा तो 14 के 14 विधायकों का टिकट छत्तीसगढ़ में भाजपा का साफ हो जाएगा, ये तय है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने किन सिटिंग एमएलएस को टिकट देती है और किन के टिकट काटती है। कांग्रेस जहां हारने वाली सीटों पर फोकस कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों पर जोर लगा रही है। ऐसी ही सीट है जबलपुर की पश्चिम सीट, जहां से कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट 10 सालों से विधायक है। इस विधानसभा क्षेत्र में वात्सल्य सेवा धाम नाम की एक धार्मिक संस्था केसरिया महोत्सव 22 मार्च को मनाने जा रही है, जिसमें बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर भाग लेने की तैयारी कर चुके हैं। महोत्सव में बीजेपी के नेता 2 लाख घरों में भगवा झंडे फहराएंगे। इधर कांग्रेस ने इस पूरी कवायद को भाजपा की भगवा पॉलिटिक्स बताया है। कांग्रेस का कहना है कि पश्चिम विधानसभा सीट पर मुद्दा विहीन हो चुकी भाजपा को अब चुनावी साल में सिर्फ भगवे की याद आ रही है, जिसके सहारे वो ये सीट जीतना चाहती है, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इस केसरिया महोत्सव के माध्यम से हम सब लोग लगभग 1 लाख झंडे अलग अलग घरों पर लगाने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस केसरिया महोत्सव के अंतर्गत एक सबसे बड़ा ध्वज जो मध्य प्रदेश का होगा और देश का दूसरे नंबर का ध्वज होगा, वो उमा घाट ग्वारी घाट में एक संदेश इस बात का कि भगवा सबसे ऊपर रहे। राजनेताओं से उम्मीद करते हैं, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर वहाँ का प्रतिनिधित्व कोई ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जिसकी विचारधारा ही पृथक है, तो मैं समझता हूँ उस क्षेत्र की भी उपेक्षा होगी और मध्य प्रदेश में भी इसके दुष्परिणाम आएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लोअर कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऋचा ने एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया, साथ ही कहा कि नियमों के खिलाफ उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अंबिकापुर के सब्जी मंडियों में इन दिनों बम्पर आवक हो रही है, मगर इससे किसान बेहद बेहाल है। इसका बड़ा कारण है सब्जियों की कीमत का एकाएक नीचे जाना। किसानों का कहना है कि सब्जियों की कीमत कम होने से लागत नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है। इधर सब्जियों के थोक विक्रेताओं का कहना है कि संभाग के बाहर भी सब्जियों की जमकर पैदावार हुई है, जिसके कारण सब्जियों की डिमांड बाहर भी नहीं हो रही है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि 1 महीने के भीतर नई सब्जियों की आवक होने से सब्जियों के दाम में उछाल आने की संभावना है। नुकसान तो होई सो ये मतलब कि टमाटरों जगाल रही, भावे नहीं रही, खेतिए में पैर गई, मतलब कि वही 40 रुपया 50 रुपया टर्रे जाए लगी। क्या ले लेके बच्चे पढ़ा रहे हैं, 40-50 हज़ार कर्जा ले चुके हैं। टमाटर का इस साल रेट रहा नहीं, बहुत ही मतलब 2 रुपये 3 रुपये किलो बहुत दयनीय स्थिति हुई। लास्ट में बिकना बंद हो गया, इस वजह से सारे सब्जी पे इसका प्रभाव पड़ गया और संभावना ये है कि मार्च के बाद सारी साग भाजी की रेट में बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि छिंदवाड़ा शिव बारात लालगांव में नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी। उन्होंने कहा कि हमने कभी उनके ताजिए पर पत्थर नहीं फेंका, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। साथ ही जय श्री राम के नारे भी उन्होंने लगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौरई विधानसभा क्षेत्र के चांद में आयोजित हितग्राही मूलक योजना के लाभार्थियों से चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही। दरअसल बीते दिनों शिवरात्रि के दिन चांद थाना क्षेत्र के लाल गांव में शिव की बारात निकलने के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। नहीं, हम नहीं फेंकते तुम्हारे तजिया पर, हमने उसको अपनाया बचपन से कि तजिया मेरा है। अगर यहाँ नहीं होगा, लाल गांव में नहीं निकलेगा,
तो क्या पाकिस्तान के किसी गांव में निकलेगा? रायगढ़ में कांग्रेस के विधायक अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जिले के 2 विधायकों की विधायक निधि में 1-1 करोड़ से भी अधिक की राशि अब भी बकाया है। लैलूंगा और खरसिया के विधायक के खाते में भी 50 लाख से अधिक की राशि अभी बची हुई है। ऐसे में भाजपा सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि एक और फंड नहीं होने की वजह से विकास कार्य ठप पड़े। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कहा कि हमारे सभी विधायक अपने आवश्यकता के अनुसार निधि का उपयोग कर रहे हैं। जिन विधायकों का 1 करोड़ बाकी है उनके प्रस्ताव जा चुके हैं। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी काम करेंगे। भाजपा को कांग्रेस विधायकों पर उंगली उठाने के पहले सांसद पर सवाल करना चाहिए कि उन्होंने कितनी राशि खर्च की है। हमारे सभी विधायक लोग अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी निधि का उपयोग कर रहे हैं और जिन विधायकों का अभी 1-1 करोड़ रुपया बचा हुआ है उसके प्रस्ताव जा चुके हैं और जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलेगी और वो काम चालू करेंगे। निश्चित रूप से लापरवाह है। नहीं तो अभी तक तो सरकार को उस मंशा को विधायक को अपने हिसाब से अपने क्षेत्र की जनता की मांग को देखते उस पैसे को खर्च कर देना चाहिए था। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो वो कमीशन खोद रहे हैं या फिर वो लापरवाही में है। NHM संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पर्चा लीक कांड में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के जयपुर से मास्टरमाइंड पुष्कर पांडे के राइट हैंड प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रकाश ने एक एजेंट को छात्रों की सूची देकर इंदौर भेजा था। वहां भी ग्वालियर की तरह हाईवे पर किसी होटल में छात्रों से डील कर उनको पेपर सॉल्व कराना था, लेकिन वो एजेंट आखिर मौके पर फेल हो गया और उसी से पुलिस को इनपुट मिला था और पुलिस ने ये NHM पर्चा लीक कांड का खुलासा किया था। फिलहाल पर्चा लीक कांड के आरोपी से अफसर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुष्कर पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बता दें कि क्राइम ब्रांच पर्चा लीक कांड में इंटरस्टेट गैंग के 8 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, उसका रिमांड लेके उससे पूछताछ हुई और उसके बाद जो 2 अन्य आरोपी हैं इनसे अभी इनको हमें पकड़ना शेष है और जो तीसरा मुख्य आरोपी हमने पकड़ा है उसने इस बात को स्वीकारा है कि वो इस पूरे रैकेट से जुड़ा हुआ था और लड़कों को उसने यहाँ पे इकट्ठा किया था, उनको एग्जाम के लिए पेपर सॉल्व भी करवाए थे। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करने जा रही है, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाने के साथ अब ऐसे जमीनों की रजिस्ट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। निगम ने 200 से भी ज्यादा ऐसे खसरा नंबरों की डिटेल रजिस्ट्री कार्यालय को सौंपी है। यही नहीं, नगर पालिका अधिनियम के तहत 8 लोगों के खिलाफ FIR के लिए लेटर भी लिखा है। मोपका, चिल्हाटी, सकरी, तिफरा, यदुनंदन नगर, घुरू, उसलापुर जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग की शिकायत है। यहाँ भू स्वामी बिना डायवर्सन, बिना लेआउट प्लान के जमीन को टुकड़ों में बेच रहे हैं। निगम को लगातार इसकी शिकायतें मिल रही है, जिसे देखते हुए निगम अब अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया है। वो क्षेत्र है, मोपका है, सकरी है, यदुनंदन नगर है, जहाँ पे भी शिकायतें प्राप्त हुई है अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था, सभी पे कार्रवाई भी की गई है। अवैध प्लॉटिंग में जो निर्माण हुए उनको तोड़ा गया है। साथ में जो रजिस्ट्री जो खसरे थे जहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो रही थी उन सभी की रजिस्ट्री पे भी अभी रोक लगा दी गई है। नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत अवैध प्लॉटिंग करने वाले एवं उनके सहयोगियों के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए भी पुलिस को पत्र लिखा गया है। रायपुर के समता कॉलोनी में हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। रायपुर पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी समेत दूसरे आरोपियों का जुलूस निकाला। सभी आरोपियों को थाने से घटनास्थल तक पुलिस पैदल लेकर पहुंची। जायजा लिया संवाददाता स्टार जैन ने। त्योहार के पहले रायपुर के समता कॉलोनी में हुए मर्डर के खुलासे करते हुए पुलिस ने आरोपी को मौका वारदात पर लेके आया और लोगों के मन में ये दहशत जो है उसको दूर करने के लिए पुलिस ने आरोपी को
थाने से घटनास्थल तक पैदल निकाला या पैदल लेते हुए आई है और उनके साथ और भी जो आरोपी हैं दूसरे मामलों को लेकर पुलिस आज उन सबको पैदल मार्च की। यहाँ पर हमारे साथ एडिशनल एसपी डीसी पटेल साहब मौजूद हैं। ये आरोपियों को आप लोगों ने पकड़ा है लेकिन पैदल चला है, क्या मैसेज इससे देना चाह रहे त्योहार के पहले? मतलब एक्चुअल में जो कल घटना हुई है, प्रियांशु अग्रवाल करके एक लड़के को जांग में चाकू लगाया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये जो घटना है ये सामान्य घटना नहीं है, ये 2000 रुपए को लेकर के इसने जो है इसके ऊपर वार कर दिया था। तो इससे जो लोगों में एक प्रकार से डर रहता है कि इस प्रकार के घटनाएं जो है हो रही हैं अपने राजधानी में, उसी को लेकर के हमने ये किया है कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं पुलिस जो है उसके लिए सख्त है और किसी प्रकार से जो है किसी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और कार्रवाई लगातार हो रही है। देख सकते साफ पुलिस बता रही है यहाँ पर कि पैदल मार्च की उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो जनता है उनमें ये जो खौफ है अपराधियों के प्रति वो दूर होए और उनका मैसेज ये देना है कि त्योहार के पहले पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और चाहे कोई भी अपराधी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई वारदात करता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। सख्त कदम पुलिस उठाने के लिए तैयार है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है अपराधियों पर लगाम कसने के लिए। यहाँ कैमरामैन योगेन के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतने ही। आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।